Good evening to everyone. Good evening, sir. Okay. Good evening, sir. Evening, sir. Right, Good right. evening. Good evening, sir. Good evening to everyone. Good evening. Good Good evening. evening, So sir. now, Good evening, sir. I am audible to Good evening. everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So Good we were evening. facing. Good evening. Good evening. We were facing some technical issues. तो अभी सब sort out हो गया है. Okay. I'm just sharing my screen with you. Wait, बच्चा लोग. चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? इतना यही तो बता दो यार इतनी देर में. और वेट करने सर के बढ़िया. लिए चलिए. ओके, सो आपको कुछ नजर आ रहा है बच्चे लोग अपनी स्क्रीन पे? Yes, sir. Sir. Yes, sir. क्या Yes, लिखा sir. है? क्या लिखा है? The control and coordination. Control and कंट्रोल coordination. एंड कोऑर्डिनेशन. ओके बच्चों, ये इस चैप्टर में हम जिस सेल को बेसिकली डिस्कस करेंगे, ये जो इमेज आपको जिस सेल की दिख रही है, इसका पूरा जाल है हमारी बॉडी में. Nerves. और नर्व सेल, राइट. और ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो इन्वॉल्वमेंट होती है इस सेल की, इस सेल के बारे में हम क्लास 6 से मैं कहूंगा पढ़ते आ रहे हैं. आपने बहुत सी प्रॉपर्टीज नर्व सेल के बारे Yes, में sir. पढ़ी है. यस. तो पैर इस सुन भी नहीं होते क्योंकि कंट्रोल नहीं पहुंच पाता ब्रेन का उस जगह पे. क्या नहीं हो पाता? दोबारा से बताइए, क्या कहा आपने? सर नर्व के कारण ही तो होता है. जब पैर कहते हैं शून्य पड़ जाता है तो हमें नर्व कनेक्शन वहां पहुंच नहीं पाता. नर्व फिर जैसे कनेक्शन. हमें हाँ, फिर आउटबर्स्ट होता है जो जा रहे होते थे वहां पे काम करो तो वो पहुंच नहीं हाँ. पाते. पर जैसे खुलता है तो वो अचानक से बर्स्ट होता है जिस कारण से हम पैर शून्य पड़ने के बाद हमें चिलमिनी सी होती थी. चिनमिनी सी होती थी. ओके जी, ओके. Yes, sir. ठीक है, राइट. तो क्या आप जानते हैं कि ये लिविंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्या ऐसे Yes, भी sir. लिविंग्स होते होंगे कि जिनमें हमें शायद ये देखने को ना मिलते हों, और अगर होते भी हों तो उतने ज्यादा डिफाइंड नहीं होते जितने ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होते हैं या कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर Yes, होते sir. हैं. कॉम्प्लेक्स है ना? में होने जरूरी है. बच्चों, एक छोटी सी बात कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं जो भी Stimuli. उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसका. जैसे आजकल हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं कि भाई हमें सर्दी लगती, गर्मी लगती है तो हम कूलर या एसी जो है वो चला लेते हैं. हमारी बॉडी जो है वो स्वेटिंग करने लगती है. और Yes, अगर sir. आपने और भी चीजें आपने सुनी है, जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो ऑल ऑफ द सडन हम बिना सोचे समझे वहां से अपने हाथ Yes, को sir. हटा लेते हैं. रैपिड से मूवमेंट एवरेज हमें ह्यूमन देखने में को होती होती है. किसमें होती है? सर एवरेज ह्यूमन. एवरेज ह्यूमन. ओके. और तो नॉन एवरेज Yes, ह्यूमन sir. कौन से होते होंगे? सर जिनके पास कहीं पे किन किन को दर्द ही नहीं होता सर, जैसे जिन्हें डिजीज हो रही हो. डिजीज सफर्ड सर होते हैं. कई बार बच्चों हमारे अगर कोई इंजरी हो जाती है, कई बार मेजर इंजरी की वजह से अगर कोई नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाए किसी पॉइंट से, तो वहां सेंसेशंस बंद हो जाती हैं. क्या ये बात आप लोग जानते हैं सभी? यस सर. बिल्कुल जानते हैं. अभी जो आपने एक वर्ड बोला स्टिमुलाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उस स्टिमुलाई का. आपने अभी जो एक वर्ड कहा स्टिमुलाई, उस स्टिमुलाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. स्टिमुलाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ना कुछ शो करते हैं. चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में जिससे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है और उसका रिएक्ट करता है, उसको हम स्टिमुलाई का नाम देते हैं. सर्दी लगी तो हमने कुछ गर्म पहन लिया या गर्म एनवायरनमेंट में हम लोग चले गए खुद को मेंटेन sir. करके रखने के लिए. अगर स्मेल आई तो हमने उसका रिस्पॉन्ड किया. हमने कुछ खाया तो टेस्ट आया तो उसका हमने रिस्पॉन्ड किया. और Yes, साउंड है sir. तो उसका Heat हमने रोन किया. sensors. बिल्कुल. तो बच्चों, आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये
बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते ही होते हैं और इनका एक केज लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। कुछ यस उसी सर। तरह का ये जो आपकी स्क्रीन पे इमेज आपको दिख रही है, ये कुछ उसी तरह से ये नर्व का पूरा जाल होता है हमारी बॉडी में। लेकिन सर व्हाट अपने अबाउट स्टिमुलाई दैट? का मतलब होता है, स्टिमुलाई का हाँ मतलब। बेटा, बेटा स्टिमुलाई मीन्स द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। मैं लिख देता हूं क्योंकि कई बार सीबीएसई में ये डेफिनेशन आ जाती है बच्चों, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं इसको। द सर क्योंकि आपकी चेंजेस, बफर कर गई थी ना शायद, क्या कर गई थी बेटा? सर बीच में बफर, आनी बंद हो गई थी फिर अचानक से आ गई। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर हमें ये वर्ड ही समझ नहीं आएगा तो हम आगे कैसे समझेंगे, क्योंकि इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर के अंदर। सो द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच the organism respond the organism respond and react to and react are called stimuli। बच्चों ये जो स्टिमुलाई होते हैं, मैंने अभी आपको 2-3 एग्जांपल्स बताए, जैसे कि लाइट के आप रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे आप कोल्ड का रिस्पॉन्ड करते हो, गुड, जैसे आप हीट का रिस्पॉन्ड करते हो, है ना, हीट में वो टेम्परेचर भी आ गया बेटा, जैसे बढ़ना टेम्परेचर का, ठीक है। उसके अलावा जैसे साउंड होता है बच्चों, है ना, साउंड होता है। उसके अलावा बच्चों जैसे स्मेल होता है, हम मतलब कितने सारे स्टिमुलाई का हम लोग अब, हाँ टच हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, टच, गुड गुड गुड, टच हो गया, चलिए टच भी लिखते हैं, टच हो गया। तो इस तरह से ये हम रेगुलरली जो है स्टिमुलाई के कांटेक्ट में रहते हैं। क्या आप लोग जानते हो दोनों ही, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बात कितने बच्चे जानते हैं? ये बात कितने बच्चे जानते हैं? ओके, अच्छा सभी जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। देखिए सभी रेस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टिमुलाई तो सबके पास आ रहा है लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मेरा स्टिमुलाई मतलब मेरी वॉइस तो आ रही है आपके पास, साउंड तो आ रहा है, लेकिन आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करोगे। तो रेस्पॉन्ड तो देखो सबका, हाँ रेस्पॉन्ड मतलब भाई, अरे जैसे प्लांट्स का सबसे फेवरेबल है स्टिमुलाई का, सब छुई मुई का पौधा या फिर छुई मुई का पौधा, मिमोसा पुदिका फैमिली को जो रेस्पॉन्ड करता है ना, जो बिलोंग करता है, सॉरी नॉट अ रेस्पॉन्ड, बिलोंग, मिमोसा पुदिका, छुई मुई हुई। तो ये आपका मिमोसा फैमिली को जो आपका हो गया, ये मिमोसा पुदिका प्लांट, जो छुई मुई आपने सुना है, बहुत छोटे में से सुना होगा आपने। तो ये प्लांट्स भी जो हैं वो भी हमें स्टिमुलाई शो करते हैं, एनिमल्स तो करते हैं बच्चों। डिफरेंस इन दोनों में एक ये होता है, एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में जो हमें देखने को मिलता है, छोटा तो नहीं कहूंगा, काफी बड़ा डिफरेंस है, कि इन दोनों के पास देखो स्टिमुलाई का रेस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, दोनों ही स्टिमुलाई का रेस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स के पास एक सिस्टम नहीं होता बस, जो इन एनिमल्स के पास प्रेजेंट होता है। कोई बताएगा, कोई बताएगा मुझे? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स नहीं है, बिल्कुल बच्चों। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, कंट्रोल ही नहीं होता ना उनके पास, कोऑर्डिनेट तो करते हैं, ये हिल नहीं सकते ना वो, राइट, वो हिल नहीं सकते। तो एनिमल्स के पास 2 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जिसमें से हार्मोन्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स को पढ़ेंगे हम, बड़े बड़े हार्मोन्स के नाम, और बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, सभी हार्मोन्स के नाम पढ़ेंगे। ओके सर, राइट। डक्ट वाली ग्लैंड, ना क्या बताएंगे सर? ट्रिक्स याद करने के लिए उन्हें बिल्कुल बताऊंगा, ट्रिक्स, एक से एक ट्रिक्स बताऊंगा सर। एंडोक्राइन डक्ट वाला हो गया ना, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन, देखिए एंडोक्राइन डक्ट लेस होता है बेटा, डक्ट लेस, ब्लड से होते हैं वो रिलीज, और ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, इसलिए डक्ट लेस होते हैं। जबकि जो हाँ बेटा, डक्टलेस और डक्ट्स में, ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया लाइफ प्रोसेस, हाँ थोड़ा सा।
बच्चों एक्सोक्राइन मतलब होता है जहां पर डक्ट्स या फिर ट्यूब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। देखो किसी भी चीज को बह के आने के लिए बाहर, अगर आपकी बॉडी से कोई चीज बाहर आ रही है तो उसको एक रास्ता चाहिए, एक रास्ता मिलना चाहिए कि मुझे जैसे इस पॉइंट फायर से बाहर पॉइंट तक जाना लेके आते हैं है ना। जैसे Yes, sir. बच्चों जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं मैमल्स के पास, है मेमोरी ना। ग्लैंड। हाँ मेमोरी ग्लैंड, जब मिल्क बाहर आता है तो वो एक डक्ट से बाहर आता है, एक ट्यूब के रास्ते बाहर आता है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो जाके डायरेक्टली ब्लड में मिल जाए, तो एक ट्यूब, एक Yes, sir. रास्ता चाहिए। तो बच्चों वो एक एक्सोक्राइन पोर्शन का पार्ट होता है, जबकि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एक एंडोक्राइन पोर्शन का पार्ट्स होते हैं, क्योंकि वो सर ये डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम जाके में यह यूज एक करते तरह हैं। से मेयर एक जगह ब्लड का में मिल दूसरी जाते हैं। जगह पे कुछ नहीं कर सकता। सर ये डक्ट का मतलब वही होता है ना, ट्यूब। हाँ वही। हाँ सर डक, सिस्टम बिल्कुल। वाले स्क्रीन एक बार दोबारा बता दीजिए। पूछिए बेटा दोबारा, क्या पूछा आपने। एंडोक्रीन एंड एक्सोक्रीन सिस्टम हाँ वाला देखिए, अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई बीच में बोलेगा नहीं। पहले एक बार सब लोग ध्यान से सुना करो, उसके बाद बोला करो। देखिए मैंने कहा कि दो टाइप के सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक हो गया जैसे एंडोक्राइन सिस्टम और एक हो गया जैसे एक्सोक्राइन सिस्टम। बच्चों एंडो का मतलब होता है इन और एक्सो का मतलब होता है आउट, ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। और ये जो सिस्टम होता Yes. है ना, एंडो का मतलब जो चीज आपकी बॉडी के अंदर मिल रही है, और एक्सो का मतलब जो बॉडी से आपकी कोई भी चीज बाहर आ रही है। तो बच्चों इनका मतलब यानी कि अंदर क्या मिलता है, यहाँ पे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं। आपने देखा है कि कोई हार्मोन जो है बॉडी से बाहर निकल गया, अरे अरे आज सुबह ही तो हार्मोन सर एक बाहर निकल गया, है ना। तो ऐसे में क्या होता जरूरत ही है, नहीं होती। जरूरत ही नहीं होती। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, डायरेक्टली जाके बच्चों ब्लड के अंदर पाउड हो जाते हैं। तो जब वो ब्लड में मिल जाते हैं Yes, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो बिलोंग करते हैं एंडोक्राइन पोर्शन को। जबकि जो yes, एक्सोक्राइन पोर्शन मतलब जो चीज बॉडी से आउट हो रही है यानी कि बाहर आ रही है, जैसे जैसे कि स्पम्स हो गए मेल्स में, राइट, वो भी एक तरह के yes, जो sir. एंडोक्राइन पोर्शन एक्सोक्राइन पोर्शन का पार्ट होते हैं। जैसे मैमेलियंस के पास जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है, मिल्क बॉडी से बाहर आते हैं, राइट। तो यानी कि इस तरह के जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो एक्सोक्राइन पोर्शन को बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर। Yes, sir. हाँ बेटा। सर यूरिन एंड एवरीथिंग ये भी इसी के अंदर आती है वो एक्सोक्राइन। बेटा वो तो यूरिनरी सिस्टम है ना, उसके लिए पूरा का पूरा, Yes, sir. उसके लिए तो पूरा का पूरा सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। वो एक्सो हो जाएगा ना, पर हाँ वो बाहर आ रहा है तो ऑब्वियस सी पी बात है, निकलता एक्सो है तो हो उसमें। गई, बिल्कुल जब बाहर आ रहा है। लेकिन हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि उसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको हम Yes, sir. यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। स्पेसिफिक पाथ होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में यानी उनके लिए कोई चाहिए नहीं होता स्पेसिफिक पाथ, वो किसी से भी ट्रैवल कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली जाके ब्लड में पाउड हो जाते हैं। देखिए बच्चों जो अभी हमने बात की, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों लोग हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमारी बॉडी के फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी किया था। और वो फंडामेंटल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के कौन कौन से थे, जिसमें आपने डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सबको पढ़ा है ना, बिल्कुल, Yes, सर्कुलेशन। Yes, sir. बच्चों जब भी कोई हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आता है, आपके एनवायरनमेंट है, आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर हैं, ये आपका हो गया, मान लीजिए कि कोई भी आपका एनवायरनमेंट हो गया और आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर हैं। आपके एनवायरनमेंट में कोई भी अगर चेंज आएगा तो क्या आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। Yes, sir, पढ़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। तो बच्चों इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, क्या आपकी Change हो बॉडी जाएगी। फिजियोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। Yes, sir, बिल्कुल पढ़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल Yes, पड़ेगा, sir, राइट। तो एक बच्चों क्या specific आप environment जब होता है। आपकी बॉडी में जब फिजियोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या आप उससे फाइट करने की या फिर आप उससे उससे एडजस्ट करने की कोशिश करोगे नहीं करोगे। Yes, sir, करेंगे। Yes, sir, नहीं, yes, sir. ऐसा तो नहीं हमारी होगा ना। बॉडी डिसऑर्डर स्टेट की तरफ मूव करने लगी। दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोलो, क्या कहा आपने। सर हम इस इफेक्ट से सर अपने आप को बचाने के लिए सर हमारी बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी, नहीं तो वो डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ मूव करने लगेगी। राइट। जैसे कि अगर हम बाहर 40 डिग्री सेल्सियस में या फिर अगर हम बाहर 45 डिग्री सेल्सियस में जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कई बार कि हम एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। हो सकता है कि अगर मान लीजिए Yes, आपके घर में 10 लोग हैं Yes, sir. और 10 में से मान लीजिए कि 10 में से 10 के 10 लोग जो हैं वो बाहर 45 डिग्री सेल्सियस में गए, लेकिन ऐसा हुआ कि उस दिन 2 लोग जो थे वो बीमार पड़ गए, लेकिन 8 पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
राइट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसने अपने आप को उसमें ढालने की पूरी तरह से कोशिश कर ली। चेंजेस तो आए, इंटरनली चेंजेस तो हुए, लेकिन उसने उसको खुद में ढाल लिया, खुद को ढाल लिया। लेकिन दो जो जीव थे, दो जो बाकी के जो जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो लोग थे, वो उनकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी थी वो उसको खुद में नहीं ढाल पाई। इस वजह से वो हो सकता है कि वो बीमार हो गए उस एनवायरमेंट में, उस 45 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो इसका मतलब जब भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो जो फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, अफेक्टेड होते हैं। तो जब ये चेंजेस होते हैं बॉडी में तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, उस इफेक्ट से क्या करती है, एडजस्ट करने की कोशिश करती है। अब जिसने एडजस्ट कर लिया तो वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल चेंजेस की कंडीशंस में सरवाइव कर जाता है, या जो नहीं कर पाता तो कई बार वो बीमार पड़ जाता है। तो बच्चों जितने भी तरह के जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी उन सबका रेस्पॉन्स करती है नहीं करती? क्या करती है नहीं करती? करती है ना? बिल्कुल। जैसे अगर हम इस 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर जाएंगे तो क्या होने लगेगा, हम तो स्वेट नहीं करने लगेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखें। क्या करने लगे सर? नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखें हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना एक फिक्स टेम्परेचर, होता ही नहीं होता? कितना Yes, होता है? yes. 98.7 फ़ारेनहाइट में होता है ना ये। और तो बच्चों ये एक हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टासिस। क्या नाम देते हैं इसको हम? होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस यानी कि कॉन्स्टेंटली इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने की कैपेबिलिटी होती है हमारे पास। हम जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं यही कुछ इस तरह की कैपेबिलिटी भी कई अदर जीवों में भी होती है, जैसे कि आपके बर्ड्स होते हैं, वार्म ब्लडेड जो होते हैं, ठीक है, उनके पास होता है। इसी तरह से एव्स जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो भी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं, ठीक है। मैमल जो होते हैं वो भी इसी तरह की प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं, होम्योस्टासिस जो है शो करते हैं, राइट। हाँ बेटा दोबारा बोलो। सर अपने ह्यूमोस्टेसिस का क्या मतलब होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब हो गया कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर या कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है, ये होता है ना कांस्टेंट। और अगर इससे ज्यादा या कम होने लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि अरे यार फीवर हो गया, यार हो गया नहीं हो गया। और कई बार हमारी बॉडी, हाँ बिल्कुल। तो बच्चों क्या सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होना ही फीवर आप बोलते हो? ऐसा उसकी वजह भी होती है? नो सर, नहीं। सर आप उसके जानते पीछे हो का एक कॉज भी होते हैं बच्चों। ये ज्यादा होना या कम होना ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट दिखाता है आपके। और कई बार हमारी बॉडी जो टेम्परेचर चेंज करती है वो कई बार एडजस्ट कर रही होती है उन एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। होता है ना कई बार कि जैसे आपका जो वेदर चेंज होता है, जैसे सर्दी से गर्मी आई, गर्मी से सर्दी आई, तो आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग उसी सीजन में बीमार पड़ते हैं क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हाँ जैसे ही हम देखते हैं कि हमें फीवर आया और हम तुरंत जो है डॉक्टर के पास भागने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी उस कंडीशन में सरवाइव कर खुद को एडजस्ट कर रही है, खुद को ढाल रही है, और हम मेडिसिन वगैरह लेके उसका जो इम्यूनिटी पावर होती है जो चेंज हो रही होती है हम उस पर इम्पैक्ट भी डालते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत एक फीवर रोकना चाहिए थोड़ी देर, जिससे अडैप्ट कर पाए, अडैप्ट करना चाहिए हमें, राइट। बॉडी के इम्यून सिस्टम को फाइट करते रहने चाहिए, हमें उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, हमें मेडिसिन उस टाइम पे नहीं लेनी चाहिए। खैर ये एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग देखते हैं वो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हायर ऑर्गेनिजम्स जो होम्योस्टासिस शो करते हैं। तो बच्चों जितने भी जो लिविंग छोड़ के सब करते हैं वार्म ब्लडेड। हाँ किसको छोड़ के? सर ग्रिजली बेयर को छोड़ के, उनका रीजन अलग होता है हाइबरनेशन के लिए। हाइबरनेशन के लिए होता है वो।
तो जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट. The changes in the environment to which an organism respond and react are called stimuli, such as light, heat, cold, sound, smell, touch, etc. ये डेफिनेशन हो गई. दोनों ही जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बच्चों वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई, बट इन अ डिफरेंट मैनर. अलग अलग तरीके से दोनों का ही एक रिस्पॉन्ड करने का अपना वे होता है. उसके अलावा जैसे आप अपने घरों में आसपास देखते हो ना बच्चों, एक जो जैसे मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा घर में, सभी के ऑलमोस्ट हमें आसपास देखने को मिल जाता है. देखा है ना सभी ने मनी प्लांट का पौधा. आपने देखा होगा कि जो मनी प्लांट की जो लीव्स कई बार होती हैं बहुत सारी, जिस तरह से वो निकल रही होती हैं, हम क्या करते हैं उसका जो स्टेम जो रीजन होता है हम उसके साथ एक रॉप वगैरह कुछ बांध देते हैं. कभी आपने देखा है? और वो उसी के साथ जो है वो उसी के साथ बनता चला जाता है, आगे होता है ना. ये क्या शो करता है? ये क्या शो करता है बच्चों? ये क्या शो करता है? ये मनी प्लांट की अडेप्टिव के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक सर वो इसके साथ सर आपने ग्रोइंग सिस्टम में सर चेंज ला रहा है. वो उसके साथ रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है टच की वजह से. जैसे मिमोसा पुदिका भी आप बोलते हो, छुई मुई का पौधा बंद हो जाता है, खुल जाता है, वो भी तो टच की वजह से होता है. राइट. और सर ऐसा भी होता है अगर प्लांट को स्पेस नहीं मिले एप्रोप्रिएट तो वो छोटा अपनी लीफ को ग्रो करता है, तो फुल साइज ग्रो नहीं कर पाता. हाँ बिल्कुल. तो वो फैलता किस तरह से है, मतलब वो रिस्पॉन्ड करता है अपने एनवायरमेंट का. कहने का मतलब हमारा ये है दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. एनिमल्स में तो खैर हम डिटेल्ड में काफी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ही. बच्चों बात चल रही थी जैसे होम्योस्टासिस की, तो आप डेफिनेशन यहाँ से होम्योस्टासिस की पढ़ सकते हैं. टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का, जैसे कि हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे अपनी ह्यूमन बॉडी की ही. उसके अलावा दैट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन. जितने भी जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. बच्चों कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा या फील किया होगा कि जब आपको कभी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो दूसरे सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है. ऐसा होता ही नहीं होता? या फिर आप मस्कुलर कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो बाकी दूसरे किसी सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है. अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 किलोमीटर रन करके आओ, 5 किलोमीटर रन करने का मतलब कि आपने अपनी बॉडी से एक्सरसाइज कराई. मैंने आपको कहा कि 5 किलोमीटर रन करो और आपको रुकना नहीं है 5 किलोमीटर रन करते हुए. तो भाई आपने 5 किलोमीटर रन किया, उसका बाद में रिजल्ट क्या दिखेगा हमें कि आपने मसल्स से तो अपना काम कराया ही कराया. बच्चों आपका जो मस्कुलर सिस्टम है उससे आपने काम कराया, मसल्स से आपने काम कराया, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जिसको हम हार्ट बोलते हैं, क्या वो पंपिंग फास्ट करने लगेगा ना? करने लगेगा नहीं? बिल्कुल. उसके अलावा बच्चों आपको स्वेटिंग होने लगेगी. स्वेटिंग होगी? बिल्कुल होगी. उसके अलावा क्या होगा कि आपका ब्रीदिंग भी चेंज. वेरी गुड, वही मैं बता रहा था. उसके अलावा आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो भी कैसा हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा काफी, है ना? 12 to 16 से बढ़ जाएगा बहुत. बिल्कुल फास्ट हो जाएगा. तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है बच्चों. मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं. हमारी बॉडी के सभी जो ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस है थ्रू विच 2 or more organs interact and complement the function of each other. क्या ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके फंक्शन नहीं कर रहे? जल्दी से बताओ मुझे, क्या इस कंडीशन में हो रहा है? बिल्कुल. एक से ज्यादा ऑर्गन पे अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं तो इस कंडीशन में इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों. बिल्कुल, इसी को हम कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं. आई होप कि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन का मतलब जरूर समझ आया हो. हाँ बेटा बोलिए जरा, क्या कहा आपने? सर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को काम में हाथ बटाना. आसान शब्दों में कहूं, जैसे कि हार्ट अगर तेजी से पंप कर रहा है तो ब्रीदिंग रेट भी फास्ट हो गई. मसल्स अगर पंप कर रही हैं, तेजी से फंक्शन कर रही है, तो स्वेटिंग भी होने लग गई.
समझ रहे मेरी बात? तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, राइट। सो ये काम हमें देखने को मिलता है बच्चों। ये चीज जैसे आपके साथ ये हो सर सकता है। स्क्रीन दिखा दो। श्योर 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 बेटा, श्योर। बच्चों अगर आप इतना काम करोगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो मसल्स है उनमें, और आपका जो सिस्टम है दूसरा वाला, यहाँ जो सिस्टम है वो खाली होगा नहीं होगा? जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5 किलोमीटर रन करके आओ, फिर क्या होगा? 5 किलोमीटर रन करके आने के बाद भूख लग रही है सर, बहुत तेज भूख लग रही है, भूख लग खाली हो गया सर। हो रही होती है, लैक्टिक एसिड रिलीज बिल्कुल, होती है, लैक्टिक एसिड भी यहाँ बनने लगेगा, उसके अलावा प्यास लगेगी। इसका मतलब कि जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि एनर्जी की डिमांड जो है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमें एनर्जी अब चाहिए ही चाहिए, हम कार्ब्स की तरफ भागेंगे, प्रोटीन्स की तरफ भागेंगे लेने, ये सब होगा। तो इंक्रीज जो हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऐसे समय पे, and for maintaining an increased muscular activity results in increased rate of supply of oxygen also, what we learned in our previous slide। तो ये तो होगा ही होगा, ये तो होना ही है, क्योंकि अगर एनर्जी, जब हम इतना वर्क करेंगे बॉडी के साथ तो एनर्जी तो खत्म होगी ही होगी डेफिनेटली। सो इंक्रीज्ड सप्लाई जो होगी बच्चों ऑक्सीजन की, विच कॉजेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यस, एंड हार्ट बीट, यस, एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स। तो ऐसे में बहुत सारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के, जितने भी जो फिजियोलॉजी है वो कोऑर्डिनेट करने लगेगी आपस में। हाँ बेटा, क्या कहा आपने? एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है और घट जाती है उन चीजों से रिलेटेड। बिल्कुल। तो यानी यहाँ पर आपकी जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर कुछ सडन हमें चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। भूख तेज लगना, हार्ट बीट तेज होना, ब्रीदिंग रेट फास्ट होना, स्वेटिंग होना बॉडी से, मसल्स में पेन भी हो सकता है जैसे थक गया, हो सकता है कि इसकी टांगों में पेन हो गया भागते भागते मसल्स में, है ना। हो सकता है कि इसकी जो बोन्स हैं उसमें कहीं पेन हो जाए, कि अगर आपने बहुत, ऐसा भी तो होता है कि जब हम बहुत लंबे टाइम बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद पेन होने लगता है, होता है ना, जैसे नेक्स्ट डे छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। अगर आप लोग जैसे बहुत टाइम से अगर आपने आउटडोर एक्टिविटी ना की हो, अगर आप क्रिकेट खेलने चले जाओ, अगर आपने, मैं कहूं कि आपने 2-3 महीने से क्रिकेट नहीं खेला और उसके बाद आप एकदम से क्रिकेट खेलने जाओ और देखो अगले दिन शाम को ही आपके सारी जो मसल्स होंगे सब जगह पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो रेडी नहीं है ऐसे, वो रेडी नहीं थी उस काम के लिए, बिल्कुल, क्योंकि हमने ठीक से वार्म अप नहीं किया, हमने बहुत दिनों से वार्म अप नहीं किया। जैसे टेम्परेचर के लिए करते थे कि नॉर्मल लाने के लिए, जिससे बाहर के एनवायरनमेंट के लिए हम सही रहे। बिल्कुल। तो ये चीज हमने बॉडी को एकदम से मतलब सिंपल से एक्सट्रीम कंडीशन में ले गए हैं, सर वो पूरी तरीके से मतलब रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगा सब कुछ दिखा के। स्ट्रेचिंग और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उससे। बिल्कुल। तो बच्चों इसी तरह से ये तो चलो बात रही हमारी बॉडी की। अब देखिए कई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जितने भी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल फंक्शंस इंक्लूडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। जितने भी जो फंक्शंस हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करते, भी नो दैट। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब नहीं पता? यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब नहीं जानते? फर्स्ट चैप्टर है ना सेल का, उसमें ही बताया था। चलिए कोई भी नहीं है, यानी कि सभी जानते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है। अगर फिर भी हाँ, सो एंड अगर कोई नहीं जानता तो वो बता सकता है। सो एंड फंक्शन, जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है बच्चों, हमारी जितनी भी जो सेल्स होती हैं बॉडी में वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे आपकी बॉडी में आरबीसी होगी बेटा, ठीक है, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। बेटा हीमोग्लोबिन का अपना अलग फंक्शन होता है कि वो रैपिडली ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, बाइंड ऑक्सीजन। उसी तरीके से जैसे कि
आपकी बॉडी में कोई एक दूसरी सेल हो गई, जैसे मान लीजिए WBC हो गई, तो आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करेगा, आपको बचाने में अपना रोल प्ले करेगा, पैथोजन से डिफेंस में रोल प्ले करेगा, इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। उसके अलावा बेटा जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए कि न्यूरॉन हो गई, अब न्यूरॉन का अपना अलग फंक्शन है, न्यूरॉन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है, सुपरवाइज करता है। हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले करेगा। इसी तरह से जितनी भी जो वेरियस सेल्स बॉडी के अंदर होंगी वो सभी अपना अलग अलग फंक्शन प्ले करेंगी, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसी तरह से बच्चों आपकी बॉडी में जितने भी जो 4 टाइप के टिश्यूज आप लोग पढ़ते हो, वो टिश्यूज भी तो अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं, सभी जितने भी जो आप पढ़ते हो, है ना। तो जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू हो गए, नर्वस टिश्यू हो गए, उसके अलावा जो आपके जो बोन्स हो गए हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू हो गए, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सभी जो हैं वो अपने अलग अलग फंक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन, मतलब पार्ट कर दिया हमने, सभी को उसका काम दे दिया, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे नॉर्मल सेल पे ज्यादा लोड आता है, पर अगर बहुत सारे सेल अलग अलग काम करते हैं तो कम हो जाता है, सिंपल वर्क करते हैं फिर वो। यस सर, फिर बर्डन ज्यादा सेल्स पे। राइट। So, and function of control and coordination is performed by a specialized cell which is called neurons. न्यूरॉन जो है एक तरह की हमारी बॉडी की एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, और ये स्पेशलाइज्ड सेल का हमारी पूरी बॉडी में एक तरह का केज होता है बच्चों, राइट। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इस सेल के लगभग 80 बिलियन से ज्यादा नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक आंकड़ा हमें कहता है कि जो न्यूरॉन्स हैं लगभग ह्यूमंस की बॉडी में, इन ह्यूमंस बॉडी लगभग मोर देन 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो है वो देखने को मिलती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये हमारे न्यूरॉन्स। इनका कनेक्शन जो है वो एक के साथ एक हमें देखने को मिलता है। जब हम न्यूरॉन के डायग्राम की स्टडी करेंगे, मैं एक रफ डायग्राम वैसे ही बना रहा हूं यहाँ पे, तो जब हम न्यूरॉन के डायग्राम को देखेंगे तो एक के बाद एक जो अटैचमेंट हमें इनके अंदर देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। तो ये केज के अलावा और भी कहीं होती है? कहाँ पे बेटा, दोबारा बोलो, कहाँ पे? ब्रेन के अलावा बेटा आप मुझे एक बात बताओ, क्या नाम है आपका, जल्दी से नाम बताओ। देवांश, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपने हॉट ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से टच किया तो आप उसको हटा देंगे ना? यस सर, हटा देंगे। बेटा ये आपके हाथ में भी प्रेजेंट है। अगर मैं आपके लेग्स में, आपके चलते चलते रोड पे अगर कोई कांटा चुभता है तो आप पैर हटा दोगे या सोचोगे कि यार कांटा लग गया हटा लेता हूँ यार, या इतनी देर में हटा लोगे बिना सोचे समझे? ऑल ऑफ द सडन रैपिड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होता है बेटा। ये हमारी जो नर्व्स होती हैं ये मैसेज लेकर जाती हैं। हम पाथवे पूरा समझेंगे कि कितनी टाइप की न्यूरॉन्स होती है, मोटर न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, रिले न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स जो हैं इनके पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस को बहुत आसानी से समझेंगे। तो ब्रेन्स तक मैसेज को लेके जाती हैं। ये सिर्फ ब्रेन में नहीं, आपकी पूरी बॉडी में इनका जाल होता है बेटा। स्टिमुलाई आपकी आंखों में भी प्रेजेंट हैं, आपके कानों में भी प्रेजेंट हैं। आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो बेटा। ऑडिटरी नर्व, आप मेरी आवाज को पहचान पा रहे हो कि ये जो वॉइस है वो गौरव सर की है। गौरव सर हमें ये बता रहे हैं, आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है, आपके ईयर से एक ऑडिटरी नर्व होती है और वो ऑडिटरी नर्व आपके ब्रेन तक मैसेज लेके जा रही है, जिससे आप मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो और वर्ड्स को समझ पा रहे हो। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा, आपकी आंख में भी ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आप देखकर और सारी इमेजेस को समझ पा रहे हो करके, जिससे हम समझ पाए। राइट। तो ये आपके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो न्यूरॉन्स तो बेटा सब जब हम वॉमिट कर रहे होते हैं सर तभी दिक्कत होती है ना, इससे थोड़ी सी रिफ्लेक्स होता है वो अलग सब, वो तो इंडाइजेशन की कंडीशन में।
क्या होता है, दोबारा बोलो। सर ईयर्स और आईज जब डिफरेंट सिग्नल भेजती हैं ब्रेन पे सर, उस कारण से होता है ना। आईज और क्या डिफरेंट सिग्नल्स भेजती हैं, सर समझा जैसे नहीं मैं आपका ईयर जो बात। होता हाँ है वो हमारे बैलेंस से रिलेटेड होता है ना, मैं बैलेंस बताता कि हम बैलेंस बिल्कुल, स्टेशन, हाँ बिल्कुल, बैलेंस बनाने में अपना और रोल प्ले आईज हम करता है। बताती हैं कि हम हैं सही में कि नहीं। तो जब हम कार में होते हैं तो सर उसको पूरा फंक्शन होता है, आईज देख रही होती है हम मूव कर रहे हैं और हमारे ईयर बता रहे होते हैं हम बैठे हुए हैं। तो सर उससे एक हमारे सर मैंने देखा था उसमें बताया था पूर्वज जो थे हमारे उनको एक फ्रूट खा लेते थे जिस कारण से सेम इफेक्ट होता था। तो हमारा अच्छा। ब्रेन सिग्नल भेजता था कि जल्दी वॉमिट करो, जिस कारण से जो पेट में गलत केमिकल चला गया वो निकल जाए। वैसे ही बिल्कुल, होता है नॉर्मल। ये होता तो है हमारे साथ, वॉमिट जब आती है। अच्छा काम आप खुद से भी तो कर सकते हैं वॉमिट। गैग रिफ्लेक्स सुना है किसी ने, गैग रिफ्लेक्सेस यस सर। यस कई बार आते हैं, कई बार सेल्फ भी बनाए जाते हैं, और कई बार लोगों को, कई बार किसी को प्रॉब्लम होती है कि कुछ कुछ चीजों से उनको गैग रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं। तो वो यस, कनेक्शन तो है उसका वहां पे, बिल्कुल है। तो वो ऑटोनोमस भी हो सकता है और सेल्फ भी, हम मतलब उसको एक हम जनरेट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सो अगली बात देखते हैं, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर, नो डाउट। आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी सेशन पढ़ रहे हैं। सो न्यूरल सिस्टम and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs। ये दोनों ही सिस्टम जो मैंने आपको बताए हैं एनिमल्स में, ठीक है, ये दोनों हमें कहाँ मिलेंगे, ये बात हो रही है एनिमल्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स में तो हमें नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, तो हम एनिमल की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही मिलके हमारे जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें अपना रोल प्ले करते हैं, उनमें फंक्शनिंग कराने में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। सो उसके अलावा न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क देता है। ये हमें, ये क्या देता है हमें, इट इज प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से मतलब है यहाँ पे किस चीज का, कि ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ वेट point to point connection, that is very important to understand, point to point connection। ये point to point connection का क्या मतलब हो सकता है, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड। बिल्कुल, अभी जैसे मैंने, हाँ वेरी गुड, एक दूसरे से न्यूरॉन जो कनेक्टेड होते हैं, गुड, बहुत बढ़िया। अभी जैसे मैंने, बेटा आपकी वॉइस ना लैग करके आई है बेटा, क्या बोला आपने, कुछ समझ नहीं आया। सर हेडसेट कनेक्ट, समझ नहीं आया कुछ भी, बहुत ज्यादा है। वो कह रहे हैं न्यूरॉन से टेल कनेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट 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 राइट। एक जैसे डेंड्राइट रीजन से दूसरी न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब यानी कि एक्सॉन एंडिंग जो है वो कनेक्ट हो गए, परफेक्ट। यस सर। सो बच्चों, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है ना, अभी हमने एक एग्जांपल, अभी हम लोग पीछे स्लाइड्स में पढ़ रहे थे, जो अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि पैर में कांटा चुभ गया, किसी आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो वो क्या होता है, फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन, एक क्विक कोऑर्डिनेशन होता है वो, और उसके लिए ये जरूरी भी है, क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। भाई जल्दी से रेस्पॉन्ड अगर नहीं करेंगे तो कितनी इंजरी हो जाएगी बच्चों। सोचिए कि अगर हमारी बॉडी में ये नर्व्स का जाल ना हो, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ना हो, ये क्विक कोऑर्डिनेशन ना हो, तो पता नहीं कितनी इंजरी हो जाए हमारे पास सुबह से लेके शाम तक, होगी नहीं होगी। सही हो सर, ऐसे डिजीज होते हैं जिससे हमें इंजरी पता भी नहीं चलती सर, उन्हें कितनी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चे। कई केसेस मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से, जैसे मैंने आपको पहले भी कई केसेस बताए हैं, बिल्कुल, कि लोग इंजरी हो जाती, उनको पता ही नहीं चलता, उन किसी के पैरों में प्रॉब्लम हो गई एक्सीडेंट की वजह से, कोई परमानेंटली व्हील चेयर्स के ऊपर आ गया, उनकी सेंसरी नहीं है, वो कंप्लीटली वो जो इंडिविजुअल है वो व्हील चेयर में है, पैरालाइज्ड हो गए, जैसे पता ही नहीं चलता। हम उनके अगर पिंच करें पैर में या कहीं भी, जहां पे भी उनके उस इंजरी में नर्व कंप्रेस हो गई, पता ही नहीं चल पाता। नर्व अगर कट जाए कहीं इंजरी में, कुछ ब्रेक टूट जाए, वहां से हट जाए, ब्रेक हो जाए,
उस सेंसेशन खत्म हो जाती है, बिल्कुल समझ ही नहीं पाते, फिर वो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सर जैसे अगर जहर होता है सर, वो भी यही काम करता है, कभी कभी नर्व्स को फेल कर बिल्कुल देता है। बिल्कुल कर देता है। कई जो वेनम अटैक होते हैं जो स्नेक्स कई बार आपके करते हैं, आपने सुना होगा, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को बंद कर देते हैं कई बार। कई जो आपके स्नेक्स का के अलावा ब्रीदिंग सिस्टम को भी बंद कर सर देता है। ब्रीथिंग सिस्टम को, न्यूरोटॉक्सिक, एक्सीलेंट। किसने बताया न्यूरोटॉक्सिक, किसने बोला, नाम बताइए अपना। ऋषभ। वेरी गुड ऋषभ। न्यूरोटॉक्सिक होते हैं कई वेनम जो होते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं जो जाते ही डायरेक्ट हार्ट को इंपैक्ट करता है, जिसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम करना बंद कर देता है। विद इन अ सेकंड जो है, विद इन अ मिनट, मतलब सेकंड्स तो नहीं कहूंगा, मिनट्स के अंदर ही इंडिविजुअल की धीरे धीरे हार्ट काम करना बंद कर देता है, ब्लड कोएगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। इतने खतरनाक वेनम्स होते हैं। रेप्टाइल्स जब आप पढ़ोगे, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, क्लास 11th में जब आप क्लास रेप्टिलिया पढ़ोगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे कि कितने खतरनाक खतरनाक वेनम जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे वेनम होते हैं जो 50 लोगों को मार सकता है। बहुत कम अमाउंट में ही, बहुत कम। जैसे छोटे बच्चों को जैसे मेडिसिन नहीं देते 0.5 ml, एक ड्रॉप, वेरी गुड, एक ड्रॉप से ही एक इंडिविजुअल खत्म हो सकता है, मतलब इतने खतरनाक वेनम्स होते हैं। yes, थोड़ी सी क्वांटिटी में थोड़ी सी क्वांटिटी में, राइट। सो कहने का मतलब, वापस अगर हम अपने मुद्दे पे आए, तो न्यूरल सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। और ये जरूरी भी है। क्विक कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? जिससे कि हम इंजरीज से बच सकें, जो भी इंजरीज होती हैं उनसे बचा जा सके, इंजरीज से बचा जा सके, तो उसके लिए जरूरी भी है ये, हमारे लिए तो स्पेशली। खैर, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइज नेटवर्क, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट, वही बात जो हमने डिस्कस की यहाँ पे, क्विक कोऑर्डिनेशन जो है वो उसको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हम ये देखिए, ये आपकी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है। ये सिर्फ अभी आपको एक स्कीमा आपका तैयार करने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है, जिससे कि तैयार हो जाए आपका स्कीमा आगे के लिए, आप लोग आगे आसानी से इसको समझ पाएं। तो ये आपकी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो प्रोवाइड करता है एक केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। केमिकल इंटीग्रेशन मतलब जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, एक्चुअली जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं वो एक नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों। हम हॉर्मोन्स को आगे डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा बेस जो है इस चैप्टर का आज हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एक तरह के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज आउट होते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी की नीड, जैसे जैसे होती है उसके अकॉर्डिंगली ही बनते हैं और वो रिलीज होते हैं। सो जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई। इंटीग्रेट मतलब बेटा मिलना, एक तरीके केमिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट समझते हो, आपस में जैसे मिला, मतलब बना और रिलीज हो गया ब्लड के अंदर, हाँ मिल गया, ठीक है। सो केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू दी हार्मोन। ये एंडोक्राइन सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है? केमिकल इंटीग्रेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं ये, उन सभी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होती है। जैसे पीनियल ग्लैंड्स की लोकेशन आपको जैसे यहाँ ब्रेन में देखने को मिलेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के पास हमें देखने को मिल रही है, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, नेक रीजन में देखने को मिल रहा है, थाइमस ग्लैंड हो गया, यहाँ जो सेक्रम होती है, जो आपका, सॉरी सेक्रम कह रहा हूँ, जो स्टर्नम होती है यहाँ इसके पास हमें देखने को मिलती है थाइमस ग्लैंड। ओवरी फीमेल्स के अंदर होती है, और आपका जो मेल में टेस्टिस जो प्रेजेंट होती है, पैनक्रियाज हो गए, डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, पढ़ा है हमने इसके बारे में। एड्रिनल ग्लैंड्स की जो लोकेशन होती है वो किडनीज के ऊपर होती है, राइट। उसके अलावा प्लासेंटा होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर्म होता है ये। कुछ हॉर्मोन्स, कुछ ग्लैंड्स जो है ये अपना रोल प्ले करती हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेशन, देखिए दो तरह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक पढ़ेंगे हम इसमें हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल राइट, कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसे कि आपकी बॉडी, हम जो वॉक करते हैं, हम कभी भी चल सकते हैं, कभी भी रुक सकते हैं जब हमारा मन करेगा। उसके अलावा हम जब रीडिंग करना चाहते हैं हम तब रीडिंग करेंगे, जब हम करना चाहते हैं हमें नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है हमें कई वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री काम करवाता है बॉडी से। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन जितने भी होते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और नहीं कर सकते।
जो हम कंट्रोल यानी कि जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंगली होते हैं वॉलेंटरी, वो वॉलेंट्री होते हैं, और जो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंगली नहीं होते वो जैसे इनवॉलेंट्री होते हैं। हार्ट बीट वो हम रोक नहीं सकते, अगर नहीं हम रोक सकते। तो मर इवन जाएंगे। आप बिल्कुल, इवन आपकी जो बॉडी में कई और भी जो ब्लड जैसे मूव कर रहा है आप उसको रोक नहीं सकते, आपका फूड जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है आप उसको रोक नहीं सकते, आपकी सेलुलर ग्रोथ हो रही है, आपकी रिपेयरिंग चल रही है आप उसको रोक नहीं सकते, वो सब इनवॉलेंट्री फंक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री फंक्शन हमारे कंट्रोल में है, मेरा मन नहीं कर रहा अभी लिखने का, या फिर मैं यहाँ पे जो मर्जी लिख दूं, वो वॉलेंट्री फंक्शन है, मैं अपनी मसल से जैसे चाहूँ काम करा सकता हूँ। पीना चाहो, बिल्कुल राइट। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं। कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। तो आपको सिर्फ वहीं तक नहीं फिक्सेडनेस रखनी है अपने अंदर कि हम सर सिर्फ ये तो न्यूरल जीन से कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। रिलेटेड होते हैं ना ज्यादातर। किससे बेटा? सर जीन, सर जिनके पास नहीं होते उनके पास रिलीज नहीं होते, कुछ के फीमेल देखिए की भी दाढ़ी आ जाती है इस कारण से। वो डिपेंड करता है उनका रिलीज होना। देखिए हर हार्मोन्स के बनने के पीछे एक दूसरे हार्मोन भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि अगर टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है तो टेस्टोस्टेरॉन ही बनता रहेगा। अगर टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है तो टेस्टोस्टेरॉन ही बनता रहेगा। और टेस्टोस्टेरॉन हम जानते हैं एंड्रोजन जैसे बन रहा है, एंड्रोजन से बनता है वो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। और एंड्रोजन जो है वो आपके कहीं ना कहीं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH होते हैं, वो ब्रेन से वहां से निकले और उसके बाद वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना रोल प्ले किया, वो एंड्रोजन बनाया, टेस्टोस्टेरॉन उसने बनाया। उसके बाद वहां पे जैसे मान लीजिए स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आगे जाके स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अरे भाई सिर्फ स्पर्म्स ही तो बना, ऐसे थोड़ी है कि स्पर्म्स बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। हमें उसको स्टॉप भी तो करना है, हमें उसको रोकना भी तो है कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ बनते रहेंगे। Yes, तो इनहिबिन हार्मोन भी होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जैसे कृष्णा ने क्या किया, कृष्णम एक नाम कृष्णा है, कृष्णा में कृष्णा है मेरा नाम। कृष्णा परफेक्ट। तो कृष्णा ने क्या किया कि कृष्णा ने 4 गुलाब जामुन खा लिए, और 4 गुलाब जामुन खाते ही क्या होगा उसका जो रिलीज होगा। अरे वो तो रुको, अरे ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। हाँ सर, ब्लड शुगर लेवल शुगर बढ़ जाएगा। लेवल पता लगा, बेचारे का शुगर लेवल हमने देखा तो वो तो 400 क्रॉस किया हुआ है, पता लगा हमें। तो ऐसे में क्या होगा भाई, जो आपकी जो सर, इंसुलिन इंसुलिन। है वो इंसुलिन। सिक्रीट होगा। Yes, हाँ yes, बिल्कुल। sir. पैनक्रियास कहेंगी अरे इसको क्या हो गया, आज जो बड़े दिन से शांत था बिल्कुल, इसको एकदम से इसने 4 गुलाब जामुन खा लिए और खाते ब्लड शुगर पता लगा 400 पहुंच गया। इंसुलिन फटाफट इंसुलिन ने क्या किया, इंसुलिन ने कहा कि अच्छा 4 खाए हैं, अच्छा 4 से इतना शुगर बढ़ा है, कैलकुलेट किया फटाफट और एक प्रिसाइज क्वांटिटी में उसने क्या किया, उसने हार्मोन को रिलीज कर दिया जिससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो गया। क्या हो गया, मेंटेन हो गया। शुगर और तो इसमें शुगर के भी टाइप होते हैं ना, डायबिटीज। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वो अलग चीज है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें इंसुलिन मतलब आता है। हाँ मेरा कहने का मतलब ये रिलीज होगा ना, मेरा जितना हुआ है वही तो बेटा विनिबिन वही ना। स्पेसिफिक टाइम पे रिलीज होता है। अगर हाँ स्पेसिफिक टाइम और एक प्रिसाइज क्वांटिटी में। बेटे ऐसा थोड़ी है कि इतना ज्यादा रिलीज हो जाए कि उस बेचारे का ब्लड शुगर लेवल जो है वो इतना डाउन हो जाए कि उसको उठाने के लिए दोबारा गुलाब जामुन खाना पड़ जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हमारी बॉडी करती भी नहीं है, ठीक है। वो Yes, sir. तभी करती है, ऐसा तभी होगा बच्चों जब हम किसी डिजीज से सफर्ड होंगे या Sir, फिर disease हमारा होगा। कोई malfunctioning of the organ. या फिर हमारा जो हार्मोनल स्पेसिफिक ज्यादा कोई रिलीज हो गए। हाँ, या फिर हमारा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो है या स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम ना करे, ऐसा तभी होगा। कई आप देखते हो ग्रोथ लेवल जो होती है, कुछ ग्रोथ जीन्स भी होते हैं ना इन पे, जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, वो हार्मोनल बेटा तभी वो जीन्स जब बनती है ना, वो एक्स्ट्रा हार्मोन्स के रिलीज हो जाने की वजह से भी बन जाती है। जैसे इसके कारण जायंटिज्म, ड्वार्फिज्म, जैसे आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल जायंटिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, ड्वार्फिज्म है ना। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्वार्फिज्म के बारे में। सर वो इसी के हाइट से कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक में बहुत कम रहती है। खली देखा है, खली होता है ना, खली देखा है, खली। यस सर। हाँ ये बेटा ओवर ग्रोथ होने लगती है, वो इसी का शिकार है। सर इन सब में मसल्स और उसके कारण कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते ढंग से। ठीक से।
तो जो ग्रेट खली है वो इसी का एग्जाम्पल है। सर एक इनसे भी ज्यादा खतरनाक जाइगेंटिज्म का पेशेंट है सर, जिनकी 10 फीट हाइट बढ़ गई थी। हाँ वो देखा है, वो जापान का है या पता नहीं कहाँ का है, वो लड़का मेल है वो, है ना? अमेरिका का है शायद। नहीं नहीं मेल है ना वो कोई? यस सर। हाँ वो देखा है मैंने सुल्तान भी। करके नाम है शायद से उसका। हाँ 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 ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कंट्री शायद गलत बता रहा हूँ, जापान पता नहीं कहाँ के हैं वो, तो लेकिन मैं देखा है उसको, वो इसी चीज का शिकार है। तो मतलब ये किसी के Yes, साथ sir. भी हो सकता है बच्चों। तो इसलिए हार्मोन्स का प्रिसाइज क्वांटिटी में बनना कितना जरूरी होता है ये हमें समझना है। इसलिए एवरेज ह्यूमन सबसे बेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल। बच्चों नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम हमें क्या कहता है उसके बारे में जरा हम लोग जानते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी होना एक स्ट्रक्चर में और कंट्रोल करना कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को वाज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, वक्त बदला है और जैसे जैसे आगे बढ़ा है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर में कंट्रोल करने में और उसके फंक्शन कराने में देखी गई है। जैसे कि इसी से रिलेटेड अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल पे दूं बच्चों, जैसे कि आज जो ह्यूमन के पास जो ब्रेन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा अलग है। हमारी ब्रेन की कैपेसिटी आज से कई सालों पहले अगर हम रामापिथेकस में देखें या किसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखें, मतलब आज जो होमोसेपियंस है अगर वो उससे पहले रहता है, हाँ तो काफी कम था। ज्यादा होती है होमोसेपियंस में सबसे Further ज्यादा evolution हमें देखने को मिलती है। तो आज जो मॉडर्न ह्यूमन है हमें उसके अंदर ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी कहें और जो ब्रेन का साइज है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। तो मतलब Yes, इवोल्यूशन के साथ साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। ये इवोल्यूशन का ही पार्ट है। जबकि और अगर हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें अगर नर्वस सिस्टम में, तो देयर आर जस्ट सम सेल ऑर्गेनेल्स केपेबल ऑफ सेंसिंग द चेंज इन द एनवायरनमेंट। बच्चों नेचर ने हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे एक लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप एक लोअर ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइलम पॉरीफेरा और उसके अंदर पढ़े होंगे स्पॉन्जेस, पढ़े है ना? पढ़े नहीं पढ़े? यस सर पढ़े हैं। याद है, सभी को याद है बच्चों। फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था हमने क्लास 9th में और उसके अंदर आप लोगों ने स्पॉन्जेस को पढ़ा था। बच्चों ये एक लोअर ऑर्गेनिज्म हो गया। हम डिफरेंशिएशन जो करते हैं ऑर्गेनिज्म का, मैं इसको लोअर ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ। और बच्चों एक हायर क्लास जो आप पढ़ते हो वर्टिब्रेटा के अंदर, जिसको आप बोलते हो क्लास ममैलिया, जिसके अंदर हम लोग आते हैं। बच्चों यहाँ से लेके और यहाँ तक इस कुदरत ने, इस नेचर ने हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा एक गिफ्ट दिया है जिससे कि वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हमारे आसपास हमारा एक एनिमी है या फिर हमारा फूड है। मतलब हम खुद को पहचान सकते हैं चीजों को अपने आसपास। बच्चों एक अमीबा ही क्यों ना ले लो, अमीबा जो आपका एक तरह का जो प्रोटिस्टा होता है, इसी ग्रुप का, जिस ग्रुप को ये यूग्लेना बिलोंग करता है उसी को वो भी करता है। यस सर। बच्चों वो भी तो आइडेंटिफाई कर पाता है कि भाई इनको एक कब स्यूडोपोडिया बनाना है, कि कब मेरे आसपास फूड है और कब मेरे आसपास फूड नहीं है। क्या वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? हमने डिस्कस किया था, याद है कुछ? तो मतलब कुदरत ने, नेचर ने एक लोअर ऑर्गेनिज्म को भी और एक हायर ऑर्गेनिज्म को भी कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म कह लो या फिर एक नेचर का गिफ्ट कह लो, उसकी बॉडी में प्रेजेंट है जिससे कि वो सेंस करे, जिससे वो सेंस करके उसका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करे। जैसे ये अमीबा है, ये अमीबा उसको सेंस जरूर करता होगा, उसकी बॉडी पे, उसके स्किन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो पहचान पाता है कि भाई फूड है, चलो स्यूडोपोडिया बनाओ और इसको बॉडी के अंदर लो। इसी तरह से कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो जैसे स्पॉन्जेस हो, वो भी तो करते हैं। हालांकि ये उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें कुछ थोड़े से देखने को मिलते हैं। फंक्शनिंग दोनों की बहुत ही ज्यादा अलग होती है, साइज अलग होता है। हम इनको देख सकते हैं, हम इनको नेकेड आई से ऐसे नहीं देख सकते, इतना फर्क होता है इन दोनों के अंदर। लेकिन हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो अलग कहानी है। उसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे सिलोम का प्रेजेंट होना, सिमेट्री होना बॉडी में, डिवीजन कैसे हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम है या नहीं है, बॉडी प्लान है या नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, ये सभी हमें देखने पे हम इन सभी पॉइंट्स के बिहाफ पे उनको डिफरेंशिएट करते हैं। खैर वो अलग मुद्दा है। मैं सिर्फ वो इवोल्यूशन पे डिपेंड करती है ना, हम कहाँ से इवॉल्व कर रहे हैं, हम कहाँ से कर रहे हैं या फिर कौन कहाँ से कर रहे हैं। हम तो क्लास ममैलिया के अंदर आ गए। ओके आगे
सर जैसे हम हमारे पूर्वजों के पहले पूंछ थी इवॉल्व करते करते और हमें ब्रेन की जरूरत पड़ी, तो फिर सर हमारा पूंछ जो थी वो काम की नहीं थी, इसलिए वो इवोल्यूशन के द्वारा क्या हट पूंछ गई। प्रेजेंट होती है हमारे पास? नो सर, सर थोड़ा सा पार्ट होता है, पर सर वो कब भी काम का नहीं होता। कब होता है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे पास टेल प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग द यस सर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे पास टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जब डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे वो जो टेल होती है वो डीजेनरेट हो जाती है, वो आगे जाके अदर ऑर्गन्स में फ्यूज्ड हो जाती है, वो Yes, पेल्विक रीजन में वो लोअर लिम्स के साथ अटैच्ड हो जाती है, वो पेल्विक सिस्टम में वो लोअर लिम्स के साथ उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सर जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड। टेल तो प्रेजेंट होती है हमारे पास, खैर वो अलग मुद्दे हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही थी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जब हम बात कर रहे हैं तो देयर आर जस्ट सम सेल ऑर्गेनेल्स केपेबल ऑफ सेंसिंग चेंजिंग इन एनवायरनमेंट, जैसे आई स्पॉट प्रेजेंट होता है यूग्लिना में। तो यहाँ एक स्टिग्मा, जैसे कि ये देख रहे हो रिसेप्टर लाइक है, बट ये कंप्लीट आई नहीं है, हम बोल रहे हैं आई स्पॉट प्रेजेंट है, हमने ये नहीं कहा कि आई प्रेजेंट है। हम पढ़ते हैं कि आई स्पॉट प्रेजेंट है, एक स्टिग्मा है, एक ऐसा रीजन है जिसको हम बोल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ सेंस कर पाता है। फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। सर जैसे हम उनका सिंपलर वर्जन। हाँ हाँ, किसका? एलईडी का होता है, सब बहुत डिफरेंस है, पर वो उसके कारण ही हुआ है इवॉल्व। किसके कारण? अरे कहाँ कहाँ पहुंच गए, दोबारा बताओ। मैं कह रहा हूँ सर, आप आई जैसा बता रहे हो ना स्ट्रक्चर, इसका हाँ। थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, पर ज्यादा काम करता है, पर धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण हमारे पास आई इवॉल्व करके आई, जिस कारण से हम सेंस कर पाए, पर इसके बगैर नहीं हो पाती हमारे पास, नहीं हो पाती। ठीक है, बिल्कुल इवोल्यूशन का पार्ट है। देखो डेवलपमेंट में इवोल्यूशन का पार्ट तो है ही ना, आगे पता नहीं क्या क्या इवोल्यूशन होगा। है वो चीज जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे हम लोग, हेरिडिटी पढ़ेंगे। हेरिडिटी भी बड़ा मजेदार चैप्टर है बच्चों, बहुत मजा आएगा आप लोगों को हेरिडिटी में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या आते हैं उस पर भी बच्चों। ये डायग्राम तो आप क्लास 6 से बनाते आ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत होगी। हाँ, हम लोग जरूर समझेंगे, आगे समझेंगे इसको। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो डेवलप्ड होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल से होता है, जिसको हम न्यूरॉन का नाम देते हैं। अच्छा, ये सब तो आप बनाते थे ना, डेंड्राइट्स हो गए, सेल बॉडी हो गए, न्यूक्लियस हो गए, एक्सॉन हो गया। बिल्कुल, नाइन्थ में तो आप लोगों ने नर्वस सिस्टम भी पढ़ा है, बिल्कुल स्पेसिफिकली, है ना? 9th क्लास में आया भी था पेपर में, बिल्कुल आता है, ये 3 मार्क्स का डायग्राम पूछ लिया जाता है। सर ये भी पूछते हैं कि ए और बी ये क्या है। हाँ, लेबलिंग करने के लिए भी आ जाता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, डेंड्राइट्स किस तरह से केपेबल होती हैं, इसको जो आपकी जो स्टिमुलाई होती है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको लेने के लिए एक्चुअली एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलाई आ रही है उसको एक्सेप्ट करती है और आगे ट्रांसफर करती है सेल बॉडी की तरफ। दिस इज द सेल बॉडी, ये पूरा का पूरा सेल बॉडी है आपका। लॉन्ग ये एक्सॉन जो होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। माइलिनेटेड शेड होती है इसके पास, जो एक तरीके से शॉक नॉन माइलिनेटेड शेड भी होती है, माइलिनेटेड शेड भी होती है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। देयर इज अ गैप बिटवीन दिस बोथ ऑल द एक्सॉन व्हिच इज कॉल्ड द नोड्स ऑफ रैनवियर। सभी के फंक्शन बताऊंगा एक एक करके, सबको समझाऊंगा। ये एंड होता है जिसको हम सिनेप्टिक नोब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक गैप होता है जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, इस वजह से इसको सिनेप्टिक नोब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नोब इज लाइक अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यू लाइक दिस नोब लाइक स्ट्रक्चर। सिनेप्टिक जो वर्ड बना है बच्चों, वो बना है सिनेप्सिस से। सिनेप्सिस स्पेलिंग, सिनेप्सिस क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जो गैप हमें देखने को मिलता है दो न्यूरॉन के बीच में, उस तरह का। क्या ठीक है जी, ये देखिए इस तरह के न्यूरॉन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। ये एक बहुत ही फाइनेस्ट स्ट्रक्चर है। आपकी बॉडी की सबसे लॉन्ग सेल जो होती है, लॉन्गेस्ट सेल है ये कौन सी? न्यूरॉन। क्या इससे बड़ी कोई सेल है? नो सर, लॉन्ग ह्यूमन बॉडी में नहीं है, ह्यूमन बॉडी में नहीं है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बढ़िया बढ़िया और भी जिफ्स आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझ सके। सर इसे ऑलमोस्ट 1 मीटर का बोलते हैं। ऑलमोस्ट। ठीक है जी, राइट। देखिए जरा,
जब हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं बच्चों, इन्वर्टिब्रेट्स आप लोग जानते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। नहीं होते, यस सर। ठीक है, ये बात तो आप लोग जानते होंगे, वर्टिब्रल कॉलम सर एब्सेंट होता है। एब्सेंट, राइट। और इनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, नॉन कॉर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्पॉन्जेस डू नॉट हैव न्यूरॉन, वी नो दैट स्पॉन्जेस के पास न्यूरॉन नहीं होती, लेकिन कुछ अलग सिस्टम तो कुदरत ने उसको दिया होगा ना। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गए, जैसे ये एक लोएस्ट फाइलम होता है बच्चों, ये एक हायर, एक इससे ऊपर फाइलम को बिलोंग करते हैं, हाइड्रा और जेलीफिश, जिसको हम निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं। निडेरिया, ये निडेरियंस के अंदर आते हैं, फाइलम होता है ये सर कॉलिन्ट्रेटा। ये एक प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर जितनी भी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं और जॉइंट होती हैं एक दूसरे से, और एक तरह का नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ये नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉपर नर्व्स नहीं है वैसे, एक नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। देख रहे हो कुछ इस तरह से, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है, ये नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो नर्व नेट क्या होता है? नर्व नेट do not have distinct central or the peripheral regions and lack anything that resembles a brain। आप जब पढ़ते हो कि भाई, जैसे अभी शुरुआत में एक बच्चे ने बोला भी था कि सर हमारे ब्रेन के अलावा भी कई नर्व्स प्रेजेंट होती है, तो यानी हमको पता है कि नर्व्स अगर हैं तो उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ होगा ही होगा, तभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन एक तरह से पास कर करके पहुंचती है ना हमारे ब्रेन के पास। राइट। तो यहाँ पे जो नर्व्स नेट है, यू नो, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक। सो डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रल और द पेरिफेरल रीजन, कोई भी इनका एक सेंट्रल रीजन हम जिसको बोले ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। हम कहें कि एक पेरिफेरी रीजन होगा इनका स्पेसिफिक, जैसे हम बोलते हैं ना भाई, जैसे हम एक न्यूरॉन को बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोल रहे हैं कि ये इसका एक इनिशियल पार्ट हो गया, लेट्स सपोज ये एक लॉन्ग फाइबर हमें देखने को। पेरिफेरी होता है बेटा जो एजेस पे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका एक कोई स्पेस हो गया, यहाँ पे ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया बेटा, ये मान लीजिए कि ये हो गया इसका सेंट्रल पॉइंट, और यहाँ पर इस रीजन को हम बोल देंगे इसका पेरिफेरी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है और न्यूक्लियस पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। याद आया कुछ? अरे प्रोटीन्स भी होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। हाँ, और जैसे कि हाँ बिल्कुल, जैसे आप बोलते हो ना कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे चला जाता है। यस सर, साइड में या आउटवर्ड टाइप का कुछ। बिल्कुल, मतलब सेंट्रली नहीं मिलता हमें। तो बेटा पेरिफेरी का मतलब जो सेंट्रल से परे हो, सेंट्रल से अरे, तो पेरिफेरी जो मेम्ब्रेन के साथ लगा हो। वी कैन से दैट। अरे नहीं नहीं नहीं, डोर्सल साइड तो बैक साइड हो गई बेटा। किसने बोला डोर्सल साइड? दोबारा बताओ नाम अपना एक बार, नाम बताओ। जैद बेटा, जैद डोर्सल साइड को हम बैक साइड बोलते हैं। उसी तरह से हमारी एक वेंट्रल साइड होती है बेटा जैद, वेंट्रल साइड को हम लोग फ्रंट साइड बोलते हैं, राइट। उसी तरह से बेटा जैद एक हमारी लेटरल साइड होती है, लेटरल साइड को बेटा हम साइड्स बोलते हैं। उसी तरह से एक हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है जिसको हम अपर पार्ट बोलते हैं। उसी तरह से जैद बेटा एक हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसको हम डाउन वाला रीजन बोलते हैं। ये टर्म्स बायोलॉजी में आती हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम लोग गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, लेकिन गलती से करके सीखना जरूरी है। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीखना जरूरी है। तो बेटा ये जैसे हमें एक एंटीरियर बेटा ऊपर वाला, ऊपर लिखा है इसलिए एंटीरियर मतलब ऊपर, और पोस्टीरियर मतलब नीचे की तरफ, ऑपोजिट एक तरह से। ठीक है, इसलिए मैंने उसको ऊपर एरो बनाया, उसका नीचे बनाया। अब देखो जरा, जैसे हम इसमें कहते हैं कि हमें यहाँ पे एक एंट देखने को मिल रहा है, यार यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। वो कह रहा है कि लैक एनीथिंग दैट रिजेंबल्स अ ब्रेन, ऐसा वो उस चीज की कमी है जो ब्रेन की तरह रिजेंबल करे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हम क्या देखते हैं कि हम जब इसका कनेक्शन आगे देखते हैं तो हमें दिखता है कि भाई ब्रेन में हमें देखने को मिल रहा है ये, हम कहते हैं कि हमें ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलता है ये उस तरह से, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता ही नहीं है कुछ ऐसा। तो ये हमें दोबारा, हाँ जी देखिए, मैंने कहा कि नर्व्स नेट्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रल और द पेरिफेरल रीजन्स।
देखिए डिस्टेंट का मतलब है कि कोई भी एक सेपरेट हमें यहाँ पे पेरिफेरल या फिर सेंट्रल रीजन देखने को नहीं मिलता। आप जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्या आपको कोई अलग सा स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिल रहा है? मुझे बताओ। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको, आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा ही दिख रहा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये एक नेट की तरह हमें देखने को मिलता है। जबकि अगर मैं इस डायग्राम में आपसे कुछ कहूं कि भाई आप में इसमें कुछ बताओ कि आपको अलग रीजन देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे कि हाँ सर ये वाला रीजन एक अलग तरह का दिख रहा है, सर ये वाला जो रीजन है ये हमें अलग दिख रहा है, सर हम इन तीनों पॉइंट्स को हम अलग अलग बोल सकते हैं। सर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। सर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। सर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये चौथा पार्ट हो गया। सर हमें इसके ऊपर और भी चीजें देखने को मिल रही है, सर हम इनको भी डिवीजन कर सकते हैं, सर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, हम इनको कुछ ना कुछ नाम अपनी तरफ से दे सकते हैं। लेकिन nerves nets do not have distinct central or the peripheral region. They lack anything. They lack anything. They have something. They have axon. They have synaptic nerve. They have dendrites. They have cell body. They have myelinated sheath. They have knots of Ranvier, etc. They lack anything. They resemble a brain. Is that clear or not? Yes sir, clear. ठीक है, नेक्स्ट। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? प्लानेरिया। सुना होगा प्लानेरिया। देखो जरा क्या है यहां पर भी, देखो जरा, जब आप इनको देखते हो तो इनमें भी हमें अलग अलग तरह से कुछ देखने को मिलती हैं चीजें। अच्छा, ये जो रिजेंबल करने की हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि रिजेंबल नहीं करता, तो ये स्कैटर्ड होती है नर्व सेल, एक लूज नेटवर्क फॉर्म करती हैं। हर एक लेयर जो होती है ना इनकी बॉडी वॉल में, ये नर्व सेल्स कैसी हैं? ये स्कैटर्ड हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये स्कैटर्ड हैं। यहाँ पे स्कैटर्ड नर्व सेल देखो कैसे फैली हुई है। कनेक्शन नहीं है मतलब। हाँ, एक तरह से स्कैटर्ड हैं ये, और लूज नेटवर्क फॉर्म कर रही है हर एक सेल अपनी बॉडी वॉल पे। ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं, सम ऑफ दिस न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन अपने सेंसरी ऑर्गन से। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रही, इंफॉर्मेशन तो कैरी कर रही है ना, इंफॉर्मेशन तो दे रही है अपने सेंसरी ऑर्गन से, टच का, लाइट का, अदर चेंजेस जो भी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं सबका दे रही है। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन? बेटा किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा अभी? सर मेरा क्वेश्चन है सर, रिजेंबल्स अ ब्रेन का मतलब कि ब्रेन की तरह यहाँ पे हाँ, कोई फंक्शन नहीं हो? नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, कोई भी पार्ट वैसा नहीं है। कृष्णा बोलो बेटा। ये सर मेरा डाउट है सर, इंफॉर्मेशन ये कैरी कैसे करती है? बेटा सेंस, मैंने बोला ना कि यहाँ पे टच करने से ही, अब यही जो नर्व नेट है यही इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। सर मतलब कैसे? जैसे सर बाइनरी कोड से यानी 0-1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर्स लेके जाते हैं, तो सर वैसे ही नर्व्स कैसे लेके जाती हैं इंफॉर्मेशन? नर्व्स ऐसे लेके जाती हैं, अब जैसे हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं, करते नहीं करते? यस सर, करते हैं। राइट। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कांटेक्ट तो कर रही है न्यूरॉन से एक दूसरे से, मूवमेंट कराने में। सो देखो कनेक्शन तो है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो इन सभी का होता है, इन सभी का कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन रिलीज होता है, हॉर्मोन्स नहीं, सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन जो है उसी तरीके से चल रहा है जैसे रिसेप्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाएंगे, हाँ सिग्नल जाते हैं, बिल्कुल। सर आपने रिजेंबल्स ऑफ ब्रेन को क्या जानते हैं मतलब? रिजेंबल्स ऑफ ब्रेन, रिजेंबल का मतलब होता है भाई, रिजेंबल मतलब नहीं समझ, रिजेंबल का मतलब है कि उसके जैसा। ओके ठीक है, तो अब नर्व, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर हमें कुछ वैसा ही दिखाता है। स्कैटर्ड नर्व सेल जो है इनके पास उस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, कुछ इनमें से कैरी करती है इंफॉर्मेशन अपने सेंसरी ऑर्गन से, जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाता है इजिली और टच को, लाइट को, उसके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो न्यूरॉन्स है ये कांटेक्ट कर रहे हैं, न्यूरॉन कंट्रोल कर रही हैं अपने मूवमेंट को, स्विम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्विम करते हैं पानी के अंदर, जैसे हमें देखने को मिल रहे हैं स्विमिंग करने में, राइट। उसके अलावा आपने देखा होगा एक और इन्वर्टिब्रेट होता है जिसको हम सी स्टार भी बोलते हैं। अभी प्लानेरिया पे आएंगे, आपने देखा होगा सी स्टार, देखा है किसी ने? ये काइनोडर्म्स किस में आता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा काइनोडर्मेटा, ये आता है आपका काइनोडर्म्स में।
सर इनकी स्पाइन स्टेंड होती है। वर्टिब्रा नहीं होती, मतलब बैकबोन नहीं होती, उनका सिस्टम कितना बदल जाता है, हम यही देख रहे हैं ना। कितना बेटा, दोबारा बोलो एक बार। सर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब जिनके पास हाँ नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, उनका हाँ किस तरीके से इतना बदल जाता है, हम यही देख रहे हैं ना। बिल्कुल, मतलब हम ये देख रहे हैं कि एक वर्टिब्रेट में और एक इनवर्टिब्रेट में सेंस कैसे हो रहा है, सेंस कैसे कर पा रहे हैं वो, क्या उनके पास भी उसी तरह का वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं, हम यही तो देख रहे हैं। ये सी स्टार की फोटो यहाँ पे क्यों लगाई गई है बच्चों, इसके पीछे रीजन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनके पास एक ऐसा स्पेशलाइज सिस्टम होता है कि अगर ये अपने हाथ को काट दे, कट हो जाएगा तो वापस से बन जाएगा, ये बात जानते हैं आप लोग। यस सर, रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन हमें Yes, सीखने को मिलता है, रीजनरेशन। और एक हाईली, सबसे ज्यादा हाई कैपेसिटी जो होती है ना रीजनरेशन की, वो होती है प्लानेरिया के पास, फ्लैटवर्म। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा इनके पास हमें देखने को मिलती है। तो इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि आपका सी स्टार हो गया, ये भी ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। रिंग ऑफ न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं बच्चों, हम बाकी के पार्ट्स में नहीं, सिर्फ हम न्यूरॉन्स पे यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके, एंड द रिंग ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन ऑफ द सी स्टार, उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है। एंड सिंपल बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड रेडियल नर्व्स, एक्सटेंड फ्रॉम द रिंग टू द टिप ऑफ द ईच आर्म। हर एक आर्म की तरफ जो है वो फैलता हुआ हमें इसके अंदर दिखता है। जब आप क्लास 11th में स्पेसिफिकली स्पाइलम के बारे में पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से डिटेल में आप वहां पे भी चीजों को समझेंगे। तो यानी कि यहाँ पर भी जिस तरह से ये ब्रेक कर देता है और वापस से रीजनरेट करता है, और ब्रेक क्यों करता है, कई ऐसी कंडीशंस होती हैं, एडवर्स कंडीशंस में भी बच्चों कई बार डिफेंस मैकेनिज्म में भी अपना रोल प्ले करते हैं, एनिमी से बचने के लिए फाइट एंड फ्लाइट के टाइम पे भी हटाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये जो आपका जो रिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, रिंग ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो ये एक्सटेंशन होता है इसका रेडियल नर्व्स में, जैसे जेलीफिश हो गई, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है ये। हर एक रिंग जो है वो एक टिप ऑफ हर एक आर्म के उस पे प्रेजेंट होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे रेडियल कैनाल की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं अंदर, इस तरह से नर्व्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हर एक उसमें, हर एक आर्म में प्रेजेंट होगी, एक आर्म में सब में। तो अरेंजमेंट जो होता है इनका, ये परमिट करता है कोऑर्डिनेशन को, मूवमेंट को। आर्म क्या करेंगे, आर्म मूव करेंगे ना, आर्म में मूवमेंट तो होगी। जब ये चलता हुआ कभी आपने देखा होगा तो आर्म्स तो हिलेंगे, मूवमेंट होगी नहीं होगी, इसका मतलब अगर वो हिल रहा है, चल रहा है, तो कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। कहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ से हर एक हाथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, समझे। तो अरेंजमेंट जो होता है इनका वो परमिट करता है कोऑर्डिनेशन को, जिससे मूवमेंट होती है हर एक आर्म की, आर्म मूवमेंट बोलते हैं उसको। और इसके जो एक ट्यूब फिट सिस्टम होता है इनके, वो लोकेटेड होता है आर्म्स में। ट्यूब फिट सिस्टम जो है, यहाँ से पानी किस तरह से एंटर करता है, ये मेड्रोपोरॉइड्स होते हैं, मेड्रोपोरॉइड्स इनकी बॉडी में जिस तरह से पानी एंटर करता है और वापस से जो है वो बाहर जाता है, भी एक तरह से निकलता है। जिसमें सर अंडर वाटर स्पंजेस होते हैं, वो भी होते हैं। स्पॉन्जेस सारे एक्वेटिक ही होते हैं, ऑल स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक, अंडर वाटर ही मिलेंगे। उसी तरह से ये भी, यस सर, उसी तरह से ये भी। तो इनमें पानी का सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। जी नहीं पाएंगे, नहीं जी सकते, इसकी बगैर ये नहीं जी सकते। गुड। तो बच्चों इसी तरह से हर एक आर्म जो एक्सटेंशन ऑफ द रेडियल नर्व्स फॉर्म नर्व नेट्स एज इन दी जेलीफिश, तो उस तरह से जेलीफिश को सपोर्ट करता है ये। तो उसके अलावा ये जो अरेंजमेंट है क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट को हर एक आर्म की। एंड द ट्यूब फिट लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द आर्म। ट्यूब फिट मतलब जो एक लोकेशन होती है, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है। फिर आती है न्यूरॉन सेल बॉडीज। बच्चों एक वर्ड पढ़ोगे आप लोग, गैंग्लिया, ठीक है। तो हमें एक डिस्टिंक्ट, एक सेपरेट और एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलता है इनवर्टिब्रेट्स में। जैसे कई वर्म्स होते हैं, कई वर्म्स हो गए, कई आपके इंसेक्ट्स हो गए। इनमें क्या होता है, इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए,
आपने कई मोलस्का के बारे में पढ़ा होगा, सुना है किसी ने मोलस्का के बारे में? सुना होगा Yes, डेफिनेटली, sir. है ना? यस सर। तो बच्चों ये एक हाईली इन्वर्टिब्रेट्स होगा ये, ठीक है, ये एक हाईली इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट सेपरेशन हमें देखने को मिलता है, इन सभी में एक डिस्टिंक्ट सेपरेशन देखने को मिलता है, डिस्टिंक्ट सेपरेशन ऑफ पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमें फाउंड होते हैं इस इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये एक तरह के हाई इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, हाई इन्वर्टिब्रेट्स। हाई इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जो थोड़े से वेल डेवलप्ड होते हैं उन पीछे वालों के कंपैरिजन में, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, उनसे कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स हैं। तो इनके पास एक सेल बॉडी होती है बच्चों, न्यूरॉन सेल बॉडी का ग्रुप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। यानी कि इस गैंग्लिया के प्रेजेंट होने की वजह से ये जितने भी जो वर्म्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये जो हाईली इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ये बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे उन बाकी के इन्वर्टिब्रेट से। ये बात समझे मेरी बात? मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पेरिफेरल क्या है मतलब? पेरिफेरल सिस्टम होता है बेटा, पेरिफेरल नर्वस, मतलब जो पेरिफेरल जो आपने पहले बताया। हाँ, जो पेरिफेरल नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम होता है बेटा। जब हम आगे बात करेंगे ना तब वहां पे समझेंगे, ठीक है? न्यूरल सिस्टम होता है, हाँ। फिर गैंग्लिया हम न्यूरल सेल बॉडीज को पेरिफेरल, बोलते हैं ना? हाँ हाँ तो बेटा, सेल बॉडी, न्यूरॉन सेल बॉडीज को बोल रहे हैं गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो एक एक्सटेंशन पे बनता है सेल्स की, गैंग्लिया के। ये कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में अपना रोल प्ले करता है, जैसे कई सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कलेक्ट करता है, ठीक है? अपनी उसके अलावा जो सेगमेंटेशन हो गया, गैंग्लियन सेल्स रिस्पॉन्ड करती हैं, कंट्रोल करती हैं, एक चेन लाइन फैशन में हमें देखने को गैंग्लियन सेल्स जो है वो मिलती हैं इनके अंदर। इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स द नर्व कॉर्ड इज एनलार्ज्ड एट द एंटीरियर एंड और द हेड। एंटीरियर का मतलब आप सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे कंसीडर एज अ प्रिमिटिव ब्रेन। बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जहां पे नर्व कॉर्ड एनलार्ज्ड होती है एट द एंटीरियर, एनलार्ज्ड होती है, एनलार्ज मतलब बड़ी होती है एंटीरियर साइड पे, राइट? और उसको हम एक प्रिमिटिव ब्रेन का नाम भी दे देते हैं। ब्रेन अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को जिससे कि वो रिसीव करे एक वाइड एरे ऑफ इंफॉर्मेशन। एरे मतलब एक चेन लाइक फैशन में, इसको एरे बोलते हैं, दिस इज एरे। एक चेन लाइक फैशन में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसको एनालाइज करे एंड देन जनरेट करे कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स को, जो भी वो कर पाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? उसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि जितने भी जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास डिस्टिंक्ट सेंट्रल कंपोनेंट है, जो कि कंसिस्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एज वेल एज पेरिफेरल स्ट्रक्चर से, जैसे कि गैंग्लिया और नर्व्स हो गए। तो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स, अभी जी किसी ने पूछा था ना, अगर हम पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे बात करें बेटा, किसने पूछा था? तो वो गैंग्लिया और जो नर्व्स आ गए वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की जब हम आगे बात करेंगे, मैंने कहा हम वहां पे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के साथ भी डील करेंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या मतलब है पेरिफेरल स्ट्रक्चर का? वैसे स्ट्रक्चर्स हो गए ना बेटा, गैंग्लिया हो गए, मतलब वही जो इनके, हाँ हाँ, स्ट्रक्चर्स हो गए, ये पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट हो गए, वो स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं हम उसको, ठीक है बच्चों? तो ये हमारे वर्टिब्रेट्स की बात है, लेकिन ये आगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे ना ह्यूमन को स्पेसिफिकली। यस सर। सबको आवाज आ रही है मेरी? जब आगे हम ह्यूमन को जब हम डिस्कस करेंगे आगे, तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, गैंग्लिया क्या है, नर्व्स क्या है। यस सर। ठीक, और हाँ जी बेटा। सर गैंग्लिया और नर्व्स में कोई रिलेशन होता है? सेल बॉडी है बेटा, ये गैंग्लियन सेल जो होती है, न्यूरल सेल बॉडीज गैंग्लिया बोलते हैं। सर नर्व्स बड़ी होती हैं क्या गैंग्लिया से? हाँ, नर्व्स बड़ी हैं सर। ये गैंग्लिया से इन्वर्टिब्रेट में भी है। न्यूरल सेल बॉडी बोलते हैं हम इसको, न्यूरॉन सेल bodies are grouped
into पूरा clusters. नर्वस सिस्टम का एक असली में डायग्राम भी बना हुआ रखा है ना। Clusters are called ganglia. सर ये इनवर्टिब्रेटा में भी प्रेजेंट? उसमें भी तो पढ़ी थी हमने गैंग्लिया। ओके ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास वेल डेवलप्ड सिस्टम्स हैं। हम अभी CNS पढ़ेंगे, हम आगे अभी PNS पढ़ेंगे, लेकिन आज इसको स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अरे ये तो 5:45 हो गए सर। आप लेट ज्वाइन हुए थे सर, इसलिए। आई कैन अंडरस्टैंड, आप कहो तो मैं और पढ़ा दूं, लेकिन सर 6 और बजे पढ़ा क्लास, दो। लेकिन 6 बजे क्लास है यार, लेट हो जाऊंगा। ओके सर। नहीं तो फिर वो भी कहेंगे सर उनकी तो क्लास हुई 10 मिनट 15 मिनट लेट स्टार्ट, हमारी भी कर दी आपने। ये सर फिर 15 मिनट देर से चलेगा। चलिए हाँ बिल्कुल। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS मतलब पेरिफेरल है ना? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों लोग, आई होप कि आप लोगों ने आज इस बेसिक्स को एंजॉय किया हो, इंट्रोडक्शन को। यस सर। और आपको कुछ थोड़ा बहुत नया सीखने को मिला हो। Yes. मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और देरी के लिए माफी चाहेंगे आप सभी से कि जो टेक्निकल इश्यूज हम लोगों ने फेस किया। हाँ जी बताइए। सर बायो की मेंटी नहीं होती? बायो की मेंटी होती है, करा दूं? सर अभी तक तो नहीं हुई। हाँ सर करा दो। यस सर करा दो। यस सर। यस सर तो करा दो सर, 15 की तो करा ही दो। सर क्या लाइफ प्रोसेस की करा दूं? यस सर लाइव प्रोसेस की करा दीजिए। यस सर चिंता करा मत दो। करो, एक से एक क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, चिंता ना करो, बेसिक से लेके ऊपर तक, लेकिन अच्छे से पढ़ना लाइफ प्रोसेस, ठीक है। पढ़ा तो है ही यार आप लोगों ने अच्छे से, और रिवीजन अच्छे से करना बस, ठीक है। ओके सर। बाय चलिए, सर। बाय टू एवरीवन, टेक केयर, बाय सर। बाय, गुड थैंक यू इवनिंग सर। एवरीवन, थैंक यू सर। बाय सर। बाय ऑल द एवरीवन। बेस्ट टू ऑल यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय एवरीवन।